हेलो एवरीवन, मैं हूं अशोक कुमार। डियर गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। डियर गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। डियर गाइस, आज हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस। डियर गाइस, इससे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं। डियर गाइस, आज हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। Indefinite pronouns are those pronouns which do not refer to any specific person, specific place or specific thing. Indefinite pronouns वो pronouns हैं जो किसी खास जगह या किसी खास चीज़ या किसी खास शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये सेंटेंस में किसी खास चीज़ या किसी खास जगह या किसी खास शख्स के बारे में नहीं बताते हैं। ये सभी को मिलाकर सबके लिए आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर टू द पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल। इन जनरल का मतलब इन कॉमन। इसको हम कह सकते हैं आमतौर पर या सभी के लिए। तो ये किसी एक शख्स, किसी एक जगह, किसी एक चीज़ या हम कह सकते हैं किसी एक नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन सभी के लिए, इन जनरल, सभी को मिलाकर, सभी नाउन्स को कलेक्टिवली मिलाकर, सभी नाउन्स को एक साथ मिलाकर और उन सब के बारे में बात की जाती है। गाइस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस को मैंने 3 काइंड्स में तकसीम किया हुआ है। एक है थर्ड पर्सन सिंगुलर, दूसरा थर्ड पर्सन प्लूरल और तीसरा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। गाइस, वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, उनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में रख के पढ़ेंगे। और वो प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि एज ए प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, उनको हम थर्ड पर्सन प्लूरल की कैटेगरी में रखकर पढ़ेंगे। और डियर गाइस, वो प्रोनाउंस जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं, एज ए प्लूरल भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन प्रोनाउंस को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल की कैटेगरी में रखकर पढ़ेंगे। तो डियर गाइस, थर्ड पर्सन को मैं उनकी काउंटिंग, उनके सिंगुलर प्लूरल की बुनियाद पे 3 टाइप्स में तकसीम किया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। तो डियर गाइस, आपको पता है ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड पर्सन के बारे में आप जानते हो, थर्ड पर्सन हम उस पर्सन को कहते हैं जो हमारी बातचीत के दरमियान, हमारी बातचीत के दौरान वो हाजिर नहीं हो और उनके बारे में हम बात करते हो, उनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। सबसे पहले हम थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। डियर गाइस, इंडेफिनिट का मैं मतलब बता दूं। इंडेफिनिट का मतलब है नॉट क्लियर, नॉट डेफिनिट, नॉट सर्टेन। इसका मतलब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो कि क्लियर नहीं है। नॉट डेफिनिट, नॉट क्लियर, क्लियर नहीं। मत जिस तरह हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में किसी एक चीज़ को या भले एक से ज़्यादा हो उनको पॉइंट आउट किया था, क्लियरली उनके बारे में हमने बताया था। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो ऑब्जेक्ट से बारे में क्लियरली शो करते हैं, उनको क्लियरली दिखाते हैं। वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं दिखाते, किसी एक शख्स को शो नहीं करते, किसी एक चीज़ को शो नहीं करते, किसी एक जगह को चूज़ नहीं करते, किसी एक नाउन को चूज़ नहीं करते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या नाउन कहीं उसको रिफ़र नहीं करते हैं, उसके बारे में नहीं बताते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस मजमूई तौर पर सभी को मिलाकर आमतौर पर इन जनरल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डियर गाइस, आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। डियर गाइस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो सिंगुलर हैं पहले हम उनको पढ़ेंगे। तो डियर गाइस, चलें शुरू करते हैं। आज जो मैं आपके लिए 25 ऐसे वर्ड्स लाया हूँ जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं और एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। डियर गाइस, जिस तरह अभी मैं कहूँ दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई है का मतलब है देयर इज समवन एट द डोर, देयर इज समवन एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। तो डियर गाइस, कोई है इससे मुराद ये है कि कोई एक शख्स नहीं है वहाँ पे, उसके बारे में पता नहीं वो मेल है फीमेल है, मतलब कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है वहाँ पे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनमें से वहाँ पे पता नहीं है कौन है,
तो डियर गाइस हमने कह दिया दरवाजे पर कोई है, इसका मतलब है जो भी होगा उस सभी को मिलाकर हमने बात कर दी, जनरल में बात कर दी, कोई तो होगा वहाँ पे। तो दरवाजे पर कोई है, तो देयर इज समवन एट द डोर। यहाँ पे समवन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। हम सबको हर किसी की मदद करनी चाहिए, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। तो इसमें मैं कह रहा हूँ हर किसी की, वी शुड हेल्प एवरीवन, वी शुड हेल्प एवरीवन, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एवरीवन है, एवरीवन से मुराद ये है कि पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी इंसान जात के बारे में बात कर रहे हैं, उन सभी इंसान को मिलाकर हम बात कर रहे हैं। तो डियर गाइस एवरीवन हमारा बन जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये किसी एक खास शख्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं। किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वन शुड नॉट टेल ए लाई, वन शुड नॉट टेल ए लाई। तो यहाँ पे जो वन है, तो वन क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन जो ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ है जिसमें सभी आ जाते हैं। मैं वो सभी के लिए हिदायत कर रहा हूँ कि किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, जो किसी एक खास शख्स या किसी एक खास चीज़ या किसी एक खास जगह के बारे में नहीं बताते हैं, ये इन जनरल बताते हैं, इन कॉमन उनके बारे में रेफर करते हैं। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो तकरीबन 25 टाइप हैं उनके, तो वो सब पहले हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला है समवन और समबॉडी इज आस्किंग फॉर यू। समवन और समबॉडी इज आस्किंग फॉर यू, कोई तुम्हारा पूछ रहा है, कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है या कोई तुम्हारा पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे समवन मतलब कोई पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में जो कोई पूछ रहा है, अगर मैं, मेरा दोस्त है मेरे सामने, उससे मैं कहूँ कोई आपका पूछ रहा है या कोई आपके बारे में पूछ रहा है, तो मेरा दोस्त है या मैं, हमें ये लगेगा कि जो पूछ रहा है हमारे बारे में वो या मेल है या फीमेल है या कोई और है या कोई शख्स है। तो उसका जब हम पता नहीं है तो हम इन जनरल बात करेंगे, हम कहेंगे कोई पूछ रहा है। समवन इज आस्किंग फॉर यू, ठीक है। समवन और समबॉडी, इन दोनों का मतलब है कोई एक शख्स, कोई एक शख्स हो, एक फर्द हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सम और समबॉडी। देखिए समवन समबॉडी ये दोनों अल्फाज हम यूज़ कर सकते हैं। समवन इज आस्किंग फॉर यू ये भी हमारा करेक्ट है, समबॉडी इज आस्किंग फॉर यू ये भी हमारा करेक्ट है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। समवन और समबॉडी हैज़ ब्रोकन द गिलास, किसी ने तो गिलास तोड़ा है, किसी ने गिलास तोड़ा है। तो इसका मतलब ये, मेरे सामने अगर 10 लड़के बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूँ किसी ने गिलास तोड़ा है, किसी ने शीशा तोड़ा है, गिलास से मेरा शीशा भी होता है, किसी ने शीशा तोड़ा है। तो यहाँ पे किसी ने मतलब वो जो 10 स्टूडेंट्स हैं, वो जो 10 बॉयज मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो सभी पे लागू हो रहा है। किसी ने तो तोड़ा है, उन 10 में से किसी एक को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, किसी एक के बारे में नहीं बता रहा है। ये जो समवन समबॉडी ये वर्ड है, किसी एक के बारे में नहीं बता रहा है, ये वो सभी के लिए यूज़ हो रहा है, इन जनरल यूज़ हो रहा है। समवन और समबॉडी हैज़ ब्रोकन द ग्लास, किसी ने शीशा तोड़ा है। तो ठीक है, समवन समबॉडी का मैं थोड़ा आपको डिफरेंस बता दूं। समवन और समबॉडी इन दोनों की मीनिंग एक ही है, मतलब कोई एक शख्स, कोई एक या कोई, मीनिंग एक है। लेकिन समवन हम फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो लैंग्वेज जिसमें हम रूल्स और रेगुलेशन से ख्याल रखते हैं और जिसमें बड़ों का एहतराम का ख्याल रखते हैं और जिसमें हम ऑफिशियली लैंग्वेज लेटर्स वगैरह एप्लीकेशंस वगैरह लिखने में या ऑफिस में हमारे सीनियर से या बॉस से बात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे थे फॉर्मल लैंग्वेज। समवन समबॉडी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस दिखाते होंगे उनमें इस्तेमाल होंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जिस तरह सेंटेंसेस कुछ अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं जो मनफी सेंस दिखाते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं जो सवालिया होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, एनीवन और एनीबॉडी कैन नॉट डू इट। एनीवन और एनीबॉडी कैन नॉट डू इट, कोई भी इसे नहीं कर सकता या कोई इसे नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई इसे नहीं कर सकता, मतलब यूँ समझिए मेरे सामने 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उन सभी को मैं मिलाकर कह रहा हूँ इसे कोई नहीं कर सकता।
इसका मतलब ये वो सभी नहीं कर सकते। आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, डज एनीवन एनीबॉडी वांट टू डांस। डज एनीवन एनीबॉडी वांट टू डांस, क्या कोई डांस करना चाहता है, क्या कोई डांस करना चाहता है। तो यहाँ पे जो समझे हम किसी पार्टी में बैठे हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, सभी फ्रेंड्स से इन जनरल हम बात कर रहे हैं, इन कॉमन बात कर रहे हैं कि कोई डांस करना चाहेगा या कोई डांस करना चाहता है। अगर कोई डांस करना चाहता है तो आके डांस करे। तो ठीक है, यहाँ पे हम अब इन जनरल इन कॉमन सभी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी एक फ्रेंड को मैं कहूँ चलो ये मेरा फ्रेंड अनवर है, मैं कहूँगा क्या अनवर डांस करेगा, तो यहाँ पे तो मैं अनवर को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। लेकिन इस सेंटेंस में एनीवन एनीबॉडी का यूज़ करके मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, सभी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे डज एनीवन वांट टू डांस, क्या कोई डांस करना चाहता है। तो ठीक है, आपने देखा एनीवन और एनीबॉडी, जिस तरह समवन और समबॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी मीनिंग एक है, सिर्फ ये फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। इसी तरह एनीवन और एनीबॉडी में भी कोई फर्क नहीं है, मीनिंग एक है। एनीवन फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल होगा, एनीबॉडी इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल होगा। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के बारे में मैंने अभी बता दिया। और ठीक है, जिस तरह समवन समबॉडी पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह एनीवन और एनीबॉडी नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। मतलब वो सेंटेंसेस जिनमें नॉट का इस्तेमाल होता है, नॉट ना दिखाया जाए, मनफी सेंस हो। इंटरगेटिव वो सेंटेंसेस जिनमें सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देखें यहाँ पे मैंने नॉट का यूज़ किया क्योंकि एनीवन और एनीबॉडी नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे डज का इस्तेमाल किया क्योंकि ये सेंटेंस एनीवन एनीबॉडी इंटरगेटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होते हैं। ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या कोई डांस करना चाहता है, सवाल पूछा जा रहा है, इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो ठीक है, आप समझ गए एनीवन और एनीबॉडी नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। अब आगे देखते हैं, नोबॉडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। नोबॉडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था, बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। तो ठीक है, नोबॉडी का मतलब कोई नहीं था, मतलब वहाँ पे किसी एक शख्स के बारे में बात नहीं कर रहे, ये फला नहीं था, ये नहीं थी या वो नहीं था, नहीं इस तरह नहीं कह रहे हम कह रहे हैं कोई नहीं था मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना तो कोई मेल था ना कोई फीमेल थी, ना अनवर था ना अमजद था, ना ये था ना वो था, ना हम थे ना वो थे, इस तरह उसमें कोई नहीं था। नो वन या नोबॉडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नोबॉडी नोज अबाउट इट, इसके बारे में कोई नहीं जानता, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ठीक है, नोबॉडी से मुराद है कोई नहीं, मतलब एक शख्स के लिए सिंगुलर है। यहाँ पे समवन समबॉडी एनीवन एनीबॉडी नोवन नोबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी, ये सभी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये हम पढ़े इंडेफिनिट प्रोनाउंस, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। देखिए आपको पता है प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गए हैं। तो ठीक है, आपने देखा कोई नहीं, नो वन और नोबॉडी, ये सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं, इनकी जब मीनिंग हम निकाल रहे हैं तो नेगेटिव मीनिंग निकाले हैं, मनफी ना की मीनिंग दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नाट का तो इस्तेमाल हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे नाट का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे नाट या नो का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, फिर हम इसकी नेगेटिव मीनिंग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डियर गाइस, ये जो खुद इनके अंदर खुद नो है, पहले से नो इनके अंदर शामिल है, मतलब ये पहले से ही नेगेटिव बने हुए हैं, ये खुद नेगेटिव बने हुए हैं। नो वन मतलब कोई नहीं, नोबॉडी मतलब कोई नहीं, मतलब नहीं इनके अंदर पहले से शामिल है। नो नॉट समझी हम या नो समझी, इनके अंदर पहले से शामिल है, इनका नेगेटिव नहीं बना सकते, ये खुद ही नेगेटिव होते हैं। आगे सामने मैंने लिखा नेगेटिव सेंस, ये नो वन नोबॉडी ये नेगेटिव सेंस दिखाते हैं, नेगेटिव, ये खुद ही सेंटेंस इनका बनेगा ही नेगेटिव, और ये इंट्रागेटिव और नेगेटिव में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एवरीवन, जिस तरह डियर गाइस समवन मैंने कहा फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, एनीवन भी फॉर्मल लैंग्वेज में होगा, नो वन भी फॉर्मल लैंग्वेज में होगा, एवरीवन भी फॉर्मल लैंग्वेज में होगा। और ये बॉडी वाले जो वर्ड्स हैं
प्रोनाउंस हैं समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल होगा, हमारे फ्रेंड्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ड्यूटी से अगर हम कहीं फर्ज, तो हर किसी को अपना फर्ज निभाना चाहिए। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए या हर किसी को अपना फर्ज निभाना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं सभी को। एवरीवन की मीनिंग हम सभी भी कह सकते हैं, सभी को अपना फर्ज निभाना चाहिए, सभी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, तो दिया गया इसमें आप देख रहे हैं सभी को मैं कह रहा हूँ, मतलब किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, सभी के लिए यूज हो रहा है। जो सभी के लिए यूज होता है, आमतौर पर यूज होता है, इन जनरल यूज होता है, वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो एवरीवन, एवरीबॉडी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और नेक्स्ट एग्जांपल, एवरीवन वाज लिसनिंग टू आवर सॉन्ग्स, हर कोई उसके गाने सुन रहा था, हर कोई उसके गाने सुन रहा था, या मैं कहूँ सभी उसके गाने सुन रहे थे, सभी उसके गाने सुन रहे थे। तो डियर गाइस, इसमें इस सेंटेंस में हम किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम सभी के लिए यूज कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि सब गाने सुन रहे थे। तो डियर गाइस, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। तो डियर गाइस, जब ये सिंगुलर प्रोनाउंस हैं तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट की तौर पे इस्तेमाल होंगे तब भी सिंगुलर होंगे, ये जब सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे तब भी सिंगुलर होंगे। तो डियर गाइस, जब ये सिंगुलर होंगे तो इनका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। जिस तरह यहाँ पे समवन का हेल्पिंग वर्ब इज हमने लगाया सिंगुलर, एनीवन यहाँ पे देखें डज लगाया, ये हमारा सिंगुलर है। यहाँ पे वाज लगाया, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये भी सेंटेंस सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे हिज, अब मैं हिज, आपको पता है हिज क्यों आता है, यहाँ पे हमने वाज का इस्तेमाल किया, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हिज का इस्तेमाल क्यों किया, देखिए आपको पता है हिज तो पॉसेसिव प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर ही मैस्कुलिन जेंडर उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे तो हम किसी जेंडर को शो नहीं कर रहे हैं। एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी, ये तो सभी के लिए कॉमन में यूज होता है, किसी मेल या किसी फीमेल के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे किसी मेल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर हमने हिज का इस्तेमाल क्यों किया है। तो ठीक है, जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम जनरल में यूज करेंगे तो उनके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी जाना चाहे जा सकता है, मतलब हमारी क्लास में मेल स्टूडेंट्स भी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। मैं कहूँ कोई भी जाना चाहे जा सकता है, जा सकता है तो मैस्कुलिन जेंडर दिखाऊंगा, ये नहीं कहूँगा कोई भी जाना चाहे जा सकती है, जा सकती है नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे हम अपने लैंग्वेज में, हमारे जो मदर टंग में भी हम मैस्कुलिन जेंडर दिखाते हैं, तो इंग्लिश में भी यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9, वन शुड नॉट शिर्क वन सो वर्क, वन शुड नॉट शिर्क वन सो वर्क, मतलब किसी को किसी के काम से जी नहीं चुराना चाहिए। इसका मतलब है किसी को अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सो सेल्फ, किसी को खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, किसी को खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है वन, वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि इस सेंटेंस, पहले वाले सेंटेंस हम कह रहे हैं किसी को अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। वन से मेरा ये है कि हम वन इन जनरल में इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी के लिए लागू हो रहा है, वन में हम सभी आ जाते हैं। इसका मतलब है किसी को अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, इसका मतलब ये हम सभी को कह रहे हैं, किसी एक के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वन हमारा बन जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस, क्योंकि ये सभी के लिए लागू हो रहा है, सभी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आमतौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इन जनरल इस्तेमाल हो रहा है, किसी एक शख्स, किसी एक मेल या फीमेल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ वन सो सेल्फ, वन मस्ट नॉट प्रेज वन सो सेल्फ, किसी को
अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। वन का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरगेटिव सेंटेंसेस में, सभी में हम कर सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट, समथिंग इज इन योर पॉकेट। समथिंग इज इन योर पॉकेट, आपकी जेब में कोई चीज़ है या कुछ ना कुछ है। आपकी जेब में कोई चीज़ है या आपकी जेब में कुछ ना कुछ है, तो समथिंग से मुराद है कुछ ना कुछ या कोई चीज़। तो देखिए गाइस, इस सेंटेंस में हम समथिंग का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपके जेब मतलब पॉकेट में किसी एक चीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। यूँ समझिए पॉकेट में पर्स भी पड़ा है, पेन भी पड़ा है, या पैसे भी पड़े हुए हैं, या कोई और चीज़ पड़ी हुई, मार्कर पड़ा हुआ है, या रबर है, शॉर्पनर है पॉकेट में। तो हम किसी एक के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी पेन के लिए या किसी पर्स के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं इन जनरल इस्तेमाल कर रहे हैं। समथिंग का इस्तेमाल हम यहाँ पे इन जनरल कर रहे हैं। समथिंग इज़ इन योर पॉकेट, कुछ न कुछ आपकी जेब में है। समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, आपके साथ कोई मसला है, आपके साथ कोई मसला है। तो डियर गाइस, समथिंग इज रॉन्ग विद यू, यहाँ पे हमने समथिंग का इस्तेमाल किया है। और समथिंग का मतलब है कुछ ना कुछ या कोई चीज़, और ये पॉजिटिव, इंपेरेटिव, इंटरगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। समथिंग का हम पॉजिटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं, हमारे अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, जो पॉजिटिव सेंस दिखाते हैं, उनमें इस्तेमाल करते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी समथिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वो सेंटेंसेस जिनमें ऑफर की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर किया जाता है, वहाँ पे भी हम उनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और वहाँ पे भी हम समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और समथिंग का इंटरगेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस जिनमें सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सेंटेंसेस में हम समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं एनीथिंग, इज देयर एनीथिंग इन योर हैंड, क्या तुम्हारे हाथ में कोई चीज़ है, क्या तुम्हारे हाथ में कोई चीज़ है। तो देखें समथिंग का मतलब कोई चीज़ और एनीथिंग का भी मतलब कोई चीज़, लेकिन इनका फ़र्क अभी देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, डू यू नीड एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, आपको मार्केट से कुछ चाहिए या आपको मार्केट से किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको मार्केट से कोई चीज़ चाहिए या आपको मार्केट से किसी चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए आपने देखा यहाँ पे दोनों मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इंटरगेटिव हैं, दोनों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनीथिंग जो है वो नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे एनीथिंग का। समथिंग का पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन एनीथिंग को हम नेगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नॉट का इस्तेमाल होता है, जिनमें मनफी सेंस होता है, जो मना की जाती है, ना का इस्तेमाल हम करते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे सेंटेंस में हम एनीथिंग का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, नथिंग वाज गिवन टू मी। अब नथिंग वाज गिवन टू मी, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पे नथिंग वाज गिवन टू मी, इसमें नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कोई चीज़ भी नहीं, मुझे कोई चीज़ भी नहीं दी गई, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पे हम नथिंग जो है ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर चीज़, किसी खास चीज़, किसी एक खास नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये कह रहा मुझे कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब आप यूँ समझिए कोई शख्स है, उसको पेन भी देनी थी, किताब भी देना था, पेंसिल भी देनी थी, क्वेश्चन पेपर भी देना था, आंसर शीट भी देनी थी, वहाँ पे कुछ चीज़ की जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत थी उसको देनी थी, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तो वो कहेगा मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे तो कुछ नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़, मतलब वो सभी चीज़ें जिनकी उसको ज़रूरत है, उनमें से सभी चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है नथिंग का वर्ड। नथिंग का वर्ड वो सभी के लिए इस्तेमाल करेगा, कहेगा मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मतलब कोई भी चीज़ नहीं मिली। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग इन दिस रूम, इस कमरे में कुछ भी नहीं है, इस कमरे में कोई चीज़ नहीं है, इस कमरे में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे नथिंग का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नथिंग यूँ समझिए कमरे में कोई चीज़ हम देखने गए हैं, हमने देखा तो कमरे में कुछ नहीं था, तो हम कहेंगे देयर इज नथिंग इन दिस रूम, इस कमरे में तो कुछ नहीं है।
इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है। तो जो चीज़ें हमने देखनी थी, जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे थी, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने यूज़ किया नथिंग, क्योंकि किसी एक के लिए नहीं, जो सभी चीज़ें हमने ढूंढनी थी उन सभी के लिए हमने यूज़ किया नथिंग। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे आप समझ गए समथिंग और एनीथिंग और नथिंग का डिफरेंस। नथिंग नेगेटिव सेंस दिखाता है, नथिंग खुद नेगेटिव सेंस दिखाता है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, लिखा पॉजिटिव में जाता है, इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दिखाता है। इसमें पहले से नो शामिल है, जिस तरह नो बॉडी नो वन में नो शामिल था, इसी तरह इसमें भी नो पहले से शामिल है, मतलब ये पहले से नेगेटिव बना हुआ है। तो देखिए समथिंग एनीथिंग नथिंग में डिफरेंस ये है, समथिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीथिंग को सिर्फ नेगेटिव में, ज़्यादातर नेगेटिव में और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और नथिंग एक खुद नेगेटिव सेंस दिखाता है। तो ठीक है, अब इनको रब करके मैं और एग्जांपल्स लिखूंगा। इससे पहले हमने 8 एग्जांपल्स पढ़े थे, 4 एग्जांपल लिए थे, ये हो गए 12। मैंने शुरू में बताया था टोटल 25 ऐसे वर्ड्स हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। तो ठीक है, आपने देखा वन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये यहाँ पे एज सिंगुलर इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके जो वर्ब्स हैं वो भी सिंगुलर इस्तेमाल हो रहे हैं। देखा, चलें देखते हैं। 4 और इंडेफिनिट प्रोनाउंस मैंने लिख लिए हैं, चलो देखते हैं उनके बारे में। पहला है एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब है हर शय या सब कुछ, हर शय या सब कुछ। आप समझ पा रहे हैं कि हर शय या सब कुछ, एवरीथिंग, ये ऐसा वर्ड है जो सभी चीज़ों को, हर चीज़ को या हर शख्स को, ये सभी चीज़ों को मिलाकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने का मतलब है ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इनको इन जनरल इस्तेमाल कर रहे हैं, इन कॉमन इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो एवरीथिंग हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल मतलब सब कुछ मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। आप देखते हैं देयर वॉज एवरीथिंग प्रेजेंट यू वांटेड। देयर वॉज एवरीथिंग प्रेजेंट यू वांटेड, जो आपने चाही वो हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। जो आपने चाही वो हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। तो हर चीज़ का मतलब है किसी एक चीज़ के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, किसी एक चीज़ को हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हर चीज़ जो उसने चाही उसमें सभी चीज़ें आ गई। तो एवरीथिंग ऐसा वर्ड है जो उन सभी चीज़ों के लिए इन जनरल में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारा बन जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट, ईच का मतलब हर एक, टू शो सिंगल या इंडिविजुअल। फिर ईच और एवरी का मैं पहले डिफरेंस बता दूं। ईच का मतलब है हर एक और एवरी का भी मतलब है हर एक। ईच को हम इंडिविजुअली या इनफरादी तौर पर या अलग अलग किसी शख्स के लिए या किसी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी का जो इस्तेमाल है वो सभी चीज़ों में हम जिसके लिए बात एवरी यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि ग्रुप में जो भी शख्स होंगे या ग्रुप में जो भी चीज़ें होंगी उन सभी चीज़ों के लिए एवरी का इस्तेमाल होगा। ईच का इस्तेमाल जो है ये हर एक के लिए इनफरादी तौर पर, हर एक के लिए अलग तौर पर इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं ईच का मतलब हर एक। रीड द ईच क्वेश्चन केयरफुली, हर क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, हर सवाल को गौर से पढ़िए। हर सवाल को मतलब एक एक सवाल करके, हर सवाल पे, ये ईच का मतलब हर सवाल को आपको पढ़ना है और अलग अलग एक एक क्वेश्चन को करके पढ़ना है। अब देखते हैं देयर आर 2 बॉयज, 2 लड़के हैं, ईच इज स्माइलिंग, हर एक हंस रहा है या हर कोई हंस रहा है। यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है यहाँ पे 2 लड़के हैं, हर कोई हंस रहा है या हर एक हंस रहा है। यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं कि ईच इज स्माइलिंग मतलब हर एक हंस रहा है। अब देखते हैं एवरीवन का मतलब है हर कोई या हर किसी को।
needs to arrive at 7 a.m. Everyone needs to arrive at 7 a.m. हर किसी को 7 बजे पहुंचने की ज़रूरत है। हर किसी को 7 बजे पहुंचना है। हर किसी को 7 बजे पहुंचना चाहिए। नीड की अगर मीनिंग देखें तो नीड के मतलब ज़रूरत होना भी होता है, नीड का मतलब चाहिए भी होता है। हर किसी को 7 बजे पहुंचना चाहिए। हर किसी को 7 बजे पहुंचने की ज़रूरत है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। हर किसी को 7 बजे पहुंचने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे एवरीवन मतलब हर किसी को। देखें अगर हम हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे जो आपको आना है, कल 7 बजे सबको आना है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एवरीवन। एवरीवन का मतलब है उन सभी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। एवरीवन जो वर्ड है जब हम यूज़ करेंगे तो उन सभी के लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। एवरीवन जब हम यूज़ करेंगे तो इन जनरल यूज़ करेंगे और सभी के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये ईच, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरी ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो कि इन जनरल और सभी के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वी शुड हेल्प एवरीवन। हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए या हमें सभी की मदद करनी चाहिए। हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, इसका मतलब ये हर किसी की मदद। तो इसमें हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्सनल प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं, आई, वी, यू, दे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एवरीवन मतलब हर किसी को, उसमें सभी आ गए। ये एवरीवन सभी के लिए यूज हो रहा है। वी शुड हेल्प एवरीवन, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एवरी। आई हैव रेड एवरी सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ। आई हैव रेड एवरी सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में मैंने हर एक सेंटेंस को पढ़ लिया है। मैं इस पैराग्राफ में मैंने हर एक सेंटेंस को पढ़ लिया है या मैंने सभी सेंटेंस को पढ़ लिया। इस एवरी के लिए हम सभी भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस बता रहा है कि जो पैराग्राफ में जो भी सेंटेंस थे 5, 6, 8, 10 जितने भी सेंटेंस थे वो सभी सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं। ये उन सभी सेंटेंस के बारे में बता रहा है। आई वॉश माई कार एवरी मंथ। आई वॉश माई कार एवरी मंथ। मैं अपनी कार हर महीने धोता हूँ। मैं अपनी कार की हर महीने धुलाई करता हूँ। देखिए एवरी जो है ये फ्रीक्वेंसी भी दिखाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है रूटीन। जिस तरह हर महीने मतलब हर 30 डेज पे, हर 30 दिन के बाद वो जो है हम अपनी कार को धोते हैं। यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी होगा मतलब रूटीन बन जाता है हमारा। एज यूजुअल जो हम काम करते हैं यूजुअली, तो यहाँ पे हम हमारा रूटीन दिखा रहे हैं, तो रूटीन के लिए भी एवरी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है गाइस, ये थे एवरी से रिलेटेड और ईच से रिलेटेड हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। गाइस 4 और एग्जांपल्स लिख लिए हैं, देखते हैं इनके बारे में। आई नो लिटिल अबाउट यू। यहाँ पे पहला है लिटिल और दूसरा है मच, तीसरा है आइदर, चौथा है नाइदर। आई नो लिटिल अबाउट यू, मैं आपके बारे में कम जानता हूँ। मैं आपके बारे में बहुत ही कम जानता हूँ। देखिए लिटिल से 3 वर्ड्स बनते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इन तीनों में बहुत सारा डिफरेंस है। तो देखिए ये जो हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं ये यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन है और यही वर्ड्स जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी बनेंगे। यही वर्ड्स जो हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज़ किए, सिंगुलर हों चाहे प्लूरल हों, यही आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउंस होंगे उनमें भी यही वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। जिस तरह हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़े थे, उन दोनों में वर्ड्स वही थे, सिर्फ उनके इस्तेमाल पे और उनके फंक्शन पे उनको हमने डिफ्रेंशिएट किया, उनमें हमने फ़र्क पैदा किया। इसी तरह इंडेफिनिट प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होंगे वो एक ही हैं, सेम है, वर्ड्स वही है, लेकिन सेंटेंस में उनका फंक्शन के बुनियाद पे, उनके इस्तेमाल की बुनियाद पे उनको हमने इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में तकसीम किया हुआ है। तो ये जो वर्ड्स लिटिल, मच, इससे पहले जो हमने 16 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउंस इस्तेमाल हो रहे थे और उनको हम आगे जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे तब भी वही एग्जाम्पल्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आएंगे। डियर गाइस एक और मैं बात बता दूं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे हमने एज ए प्रोनाउन पढ़ रहे हैं,
एज इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ये आगे चलकर एडजेक्टिव भी बन जाएंगे। तो डियर गाइस, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो एक वर्ड हम नहीं कह सकते ये नाउन है या ये वर्ब भी है। डियर गाइस, एक वर्ड जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने फंक्शन की बुनियाद पे, अपने यूजेज की बुनियाद पे अलग उसका पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है। जिस तरह कहीं पे नाउन है तो नाउन कहीं पे एडजेक्टिव भी बन जाता है। ये प्रोनाउन है, ये भी एडजेक्टिव बन जाते हैं। कुछ ऐसे पर्सनल प्रोनाउन भी हैं जो एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब भी बन जाते हैं। जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो कंजक्शंस भी बन जाते हैं। तो डियर गाइस, इसी तरह जो हम ये नहीं कह सकते कोई एक वर्ड है उसको हम कहेंगे ये नाउन है या वर्ब है, किसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में उनको अलग हम तकसीम नहीं कर सकते। कोई एक वर्ड किसी सेंटेंस में अपने यूजेज और अपने फंक्शन की बुनियाद पे दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच शो करता है। तो डियर गाइस, जिस तरह हम आज पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसमें ये लिटिल, मच, ये जो नेदर या आइदर, ये जो हम पढ़ेंगे ये आगे चलकर एडजेक्टिव भी बन जाएंगे। तो डियर गाइस, यहाँ पे जो आज हमने सेंटेंसेस जो भी पढ़े हैं, जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इससे पहले जो 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन भी पढ़े हैं उनमें वो सभी हमने एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। डियर गाइस, आपको पता है प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट में यूज़ होगा या तो ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा। तो उन सेंटेंसेस को आप देख लीजिएगा, सभी या तो मैंने ऑब्जेक्ट में यूज़ किए हैं या तो सब्जेक्ट में यूज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका फंक्शन और इनका यूजेज एज ए प्रोनाउन होना चाहिए, क्योंकि हम उनको एज ए प्रोनाउन करके पढ़ रहे हैं। अगर हम उनमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की जगह या सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो सेंटेंस में कोई और फंक्शन शो करेगा, कोई और यूजेज शो करेगा वर्ड, तो हमारा वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह डियर गाइस, जो वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो वर्ड्स हैं वो किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से वास्ता नहीं रखते हैं। वो कहीं किसी सेंटेंस में कुछ और बन जाते हैं या किसी सेंटेंस में कुछ और बन जाते हैं। कहीं पे नाउन है तो कहीं पे एडजेक्टिव बन जाता है वही वर्ड, और जो एडजेक्टिव है वो कहीं पे नाउन बन जाता है, जो प्रोनाउन है वो कहीं पे एडजेक्टिव बन जाता है, जो एडजेक्टिव है वो एडवर्ब बन जाता है। तो डियर गाइस, इसी तरह जो एक वर्ड है वो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हो सकता है। तो डियर गाइस, यहाँ पे देखें लिटिल यहाँ पे जिस तरह इस्तेमाल किया है, यहाँ पे लिटिल हमारा एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, क्योंकि वर्ब के बाद इस्तेमाल किया है। वर्ब के बाद इस्तेमाल होने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, तो प्रोनाउन या तो ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं या तो सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो डियर गाइस, यहाँ पे चलो देखते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के हिसाब से लिटिल, मच, आइदर, नाइदर का यूजेज देखते हैं। आई नो लिटिल अबाउट यू, मैं आपके बारे में बहुत कम जानता हूँ या थोड़ा जानता हूँ। लिटिल का मतलब थोड़ा। डियर गाइस, जिस तरह पहले मैंने बताया लिटिल से 3 वर्ड्स बनते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तीनों की मीनिंग अलग है। यूजेज सेंटेंस में जो उनका यूजेज के हिसाब से उन तीनों की मीनिंग अलग बनती हैं। तो डियर गाइस, लिटिल की मीनिंग यहाँ पे थोड़ा। लिटिल की मतलब है बहुत थोड़ा, जिससे हमारा गुजारा ना हो सके। अ लिटिल की मीनिंग मतलब होता है इतना हो, काफ़ी हो, जिससे हमारा गुजारा हो सके। जिस तरह मैं कहूँ देयर इज ए लिटिल वाटर इन द गिलास, गिलास में थोड़ा सा पानी है, मतलब ए लिटिल मैंने यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि जो गिलास में वो पानी है वो मेरे लिए अभी काफ़ी है, वो अभी मेरी प्यास बुझा देगा। देयर, अगर मैं कहूँ देयर इज लिटिल वाटर इन द गिलास, देयर इज लिटिल वाटर इन द गिलास, हमारे गिलास में थोड़ा पानी है। इसका मतलब ये है कि लिटिल का मतलब यहाँ पे ये बनेगा कि जो गिलास में जो पानी है वो मेरी प्यास बुझाने के लिए काफ़ी नहीं है। और द लिटिल जो बच्चा कुछ होता है उसको हम कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई नो लिटिल अबाउट यू, मैं आपके बारे में बहुत कम जानता हूँ। शी हैज़ लिटिल चार्ज इन हर फोन, उसके फ़ोन में थोड़ा चार्ज है, उसके फ़ोन में थोड़ा चार्ज है। तो ठीक है, यहाँ पे लिटिल जो है एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा का मतलब ये जो चीज़ है उसका मिकदार दिखा रहे हैं, थोड़ी। या जिस तरह मैं अभी कहूँ मेरे पास थोड़ी किताबें हैं, या मैं कहूँ वहाँ पे थोड़े लोग बैठे हुए हैं, या थोड़े लड़के बैठे हुए हैं, थोड़े शागिर्द आए हुए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़े से मुराद है जो आए हुए हैं वो सभी उसमें आ गए। थोड़े तो आए हैं जो थोड़े हैं, जो कम मिकदार में है, कम अमाउंट में है, लेकिन वो लिटिल जो है वो सभी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इन कॉमन इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आगे देखते हैं, मच हैज़ बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू,
मच हैज़ बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। एक्सपेक्टेड का मतलब तवक्का रखना, उम्मीद रखना। आपसे ज़्यादा की उम्मीद की गई है, आपसे ज़्यादा की उम्मीद की गई है, मतलब आपसे अच्छी उम्मीद की गई है। तो यहाँ पे मच हमारा एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो या तो आपको पता है जो सब्जेक्ट में होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे कोई नाउन नहीं है तो ये हमारा प्रोनाउन है। और इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन इसलिए मच, मच मतलब ज़्यादा। अब ज़्यादा सभी के लिए हम यूज़ करेंगे। जो चीज़ें हमारे पास हैं, या पर्सन्स के लिए यूज़ करें हम, थिंग्स के लिए यूज़ करें, प्लेसेस के लिए यूज़ करें, मतलब किसी नाउन के लिए हम यूज़ करें तो जो ज़्यादा मकदार होते हैं वैसे उन सभी को इन कॉमन हम मच का वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। मच हैज़ बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका सेंटेंस, आई हैव ईटन मच फूड। मैंने ज़्यादा खाना खा लिया है। तो यहाँ पे मच भी हमारा एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब देखते हैं आइदर और नाइदर। आइदर, आइदर नाइदर। आइदर, आइदर का पहला सेंटेंस है, आई हैव कॉल्ड टू बॉयज आइदर विल कम। देखिए आइदर और नाइदर ये दो में से एक। आइदर का मतलब है दो में से एक, दो में से एक है, ये पॉजिटिव सेंस दिखाएगा। नाइदर का मतलब है दो में से एक नहीं है, दो में से नहीं, मतलब ये हमें नेगेटिव सेंस दिखाएगा। आगे एग्जांपल से देखते हैं, आई हैव कॉल्ड टू बॉयज आइदर विल कम। मैंने दो लड़कों को बुलाया है, आइदर विल कम, मतलब उन दो में से एक आएगा। आइदर विल कम मतलब एक तो आएगा, उन दो में से एक आएगा। आइदर विल कम मतलब उन दो में से एक आएगा। आइदर इज माई फ्रेंड, दूसरा मेरा दोस्त है। ये समझिए, यहाँ पे आइदर का मतलब है जो हमारे सामने होंगे वो मैक्सिमम दो होंगे। जो शख्स होंगे या जो थिंग्स होंगी हमारे सामने मैक्सिमम दो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो होंगे। दो में से हम बात करेंगे। आइदर इज माई फ्रेंड, दूसरा मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये दो हैं, दो में से जो एक है वो मेरा दोस्त है, दो में से एक मेरा दोस्त है। आइदर का मतलब है दो में से। आई हैव कॉल्ड टू बॉयज, मैंने दो लड़कों को बुलाया है, आइदर विल कम, उन दो में से एक आएगा। आइदर इज माई फ्रेंड, उन दो में से एक मेरा दोस्त है। तो ठीक है, यहाँ पे हम जो दो में से आप समझ रहे हैं, ये इन जनरल बात हो रही है, किसी एक शख्स के लिए या किसी एक चीज़ के लिए हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं या दोनों आएंगे या दोनों में से एक आएगा, लेकिन हम पता नहीं कौन आएगा। किसी के बारे में हमें कन्फर्म पता नहीं है, अमजद आएगा, अनवर आएगा, असलम आएगा, कौन आएगा, ही आएगा, शी आएगी, कौन आएगा, मेल आएगा, फीमेल आएगा, कौन आएगा, पता नहीं है। तो जब हमें किसी इनडेफिनिट प्रोनाउंस हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जब हमें किसी का सर्टनली पता ना हो, किसी का हमें पुख्ता मालूम नहीं हो, किसी के बारे में पुख्ता जानकारी ना हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस। आई हैव कॉल्ड टू बॉयज आइदर विल कम, मैंने दो लड़कों को बुलाया है, दो में से एक आएगा। आइदर इज माई फ्रेंड, दो में से एक मेरा दोस्त है। अब देखते हैं नाइदर। नाइदर विल हेल्प यू, नाइदर विल हेल्प यू, आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। इसका मतलब है दो हैं, दो में से आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी मदद नहीं करने वाला, दोनों ही मदद नहीं करेंगे। नाइदर विल बी अलाउड टू मेक नॉइज, किसी को भी शोर मचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी को भी शोर मचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है दो लड़के हैं या दो स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम उन दो को कह रहे हैं कि आप दोनों को आप दोनों में से हम किसी को भी शोर मचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो नाइदर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नाइदर नेगेटिव, जिस तरह नो वन था, नो बॉडी था, एनीथिंग जो नेगेटिव में यूज़ हो रहे थे, इसी तरह हमारा जो नाइदर है ये खुद ही अपना नेगेटिव सेंस दिखाता है, ये नेगेटिव में यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस इसके बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है। नाइदर विल बी अलाउड टू मेक नॉइज, और एक और सेंटेंस नाइदर डू हिज होमवर्क, सर यहाँ पे आएगा डज, नाइदर डज हिज होमवर्क, कोई भी अपना होमवर्क नहीं करता। नाइदर डज हिज होमवर्क, कोई भी अपना होमवर्क नहीं करता, मतलब दो में से कोई भी अपना होमवर्क नहीं करता।
तो यहाँ पे हम आइदर नाइदर डेफिनेट प्रोनाउंस की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि किसी खास शख्स या किसी खास चीज़ को हम यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आइदर नाइदर मच लिटिल ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। यही वर्ड्स एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, यही वर्ड्स आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी बन जाएंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउंस आज जो हम पढ़ रहे हैं, इनके फंक्शन के बिना पे जब इनका फंक्शन चेंज करेंगे, आज जो फंक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फंक्शन इनका एज ए ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, मतलब प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब इनका हम फंक्शन चेंज करेंगे तो ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वहाँ पे उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे, वो हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये थे हमारे पूरे 20 एग्जाम्पल्स। शुरू में मैंने बताया था तकरीबन 24-25 ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 20 हमने पढ़ लिए, देखते हैं आगे वाले कौन से हैं। तो डियर गाइस, नेक्स्ट जो बकाया एग्जांपल्स थे हमारे, ये 3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, एन अदर, अदर और नन। ये 3 एग्जांपल्स हमारे लास्ट में जो है ये हम पढ़ते हैं अब। एन अदर, एन अदर का मतलब है कोई और या और कोई दूसरा। दीज टॉयज आर एक्सपेंसिव, आई नीड एन अदर। ये खिलौने महंगे हैं, मुझे दूसरा कोई चाहिए। ये खिलौने महंगे हैं, मुझे दूसरा कोई चाहिए। मतलब हम कोई खिलौना ले रहे हैं कि किसी दुकान पे, तो हम कह रहे हैं ये खिलौना महंगा है, मुझे कोई और दूसरा चाहिए, मतलब कोई और वेराइटी। तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एन अदर। कोई और खिलौना, कोई और टॉय, वो हमारा नाउन होगा, उस नाउन की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे एन अदर। तो एन अदर हमारा बन जाएगा प्रोनाउन। और डियर गाइस, क्योंकि ये किसी खास खिलौने के बारे में नहीं बता रहा है, किसी खास चीज़ के बारे में नहीं बता रहा है, तो हम इसको कहेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। इट इज़ गुड, प्लीज़ गिव मी एन अदर। ये अच्छा है, मेहरबानी करके मुझे दूसरा दीजिए। मतलब ये तो ठीक है, ये तो अच्छा है, मुझे दूसरा दीजिए, मुझे और दूसरा दीजिए, कोई और दूसरा दीजिए। तो यहाँ पे एन अदर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, आप देख रहे हैं एन अदर यहाँ पे वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है प्रोनाउन या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं या सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अदर। अदर का मतलब है दूसरा। ही इज़ माई ब्रदर, अदर इज़ माई फ्रेंड। ये मेरा भाई है, दूसरा मेरा दोस्त है। 2 लड़के खड़े हुए हैं, मैं इंट्रोडक्शन किसी को करवा रहा हूँ उनका, मैं कहूँ ये मेरा भाई है और दूसरा जो है वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त है। तो अदर जो दूसरा है उस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका कोई भी नाम होगा, वो कोई शख्स है, मतलब नाउन है, उस नाउन की जगह पे हमने अदर इस्तेमाल किया। तो अदर हमारा बन गया प्रोनाउन। अदर इज़ माई फ्रेंड, दूसरा मेरा दोस्त है। तो ये अदर हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि वो कोई खास उसका हम नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं दूसरा मेरा दोस्त है, लेकिन हमें पता नहीं है दूसरा कौन है, लेकिन ये कह रहे हैं दूसरा मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। वन ऑफ द 2 बॉयज हैज़ ए पेन। 2 लड़कों में से एक के पास पेन है। 2 लड़कों में से एक के पास पेन है। द अदर डज नॉट हैव, दूसरे के पास नहीं है। यहाँ पे अदर दूसरे के पास नहीं है, मतलब जो दूसरा लड़का है उसका हम यहाँ पे नाम नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम उसके नाम की जगह पे अदर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो अदर हमारे बन जाता है प्रोनाउन। और यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि किसी खास शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नन वाज प्रेजेंट देयर। नन वाज प्रेजेंट देयर, वहाँ पे कोई नहीं था। नन वाज प्रेजेंट देयर मतलब वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, वहाँ पे कोई हाजिर नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था। तो ठीक है, नन का मतलब है कोई हम इस्तेमाल करेंगे किसी एक शख्स के लिए तो नहीं कर सकते। कोई नहीं था मतलब यूँ समझें कहीं पे हम कुछ लोगों को देखने गए हैं, लेकिन हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई नहीं था। मतलब वहाँ पे किसी ने कहा कि वहाँ पे अमजद भी है, अनवर भी है, कोई और है, कुछ फीमेल्स भी हैं। तो हमने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। मतलब उन सभी के लिए हम यहाँ पे नन का जो वर्ड है सभी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इन जनरल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नन वाज प्रेजेंट देयर, इसका मतलब वहाँ पे कोई नहीं था। मतलब ये जो उसने कहा था वहाँ पे लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं,
लेकिन हमने देखा तो वहाँ पे उनमें से कोई नहीं था, तो नन वाज प्रेजेंट। नन हमारा जो यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि इन कॉमन इन जनरल उन सभी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज़ द ओनली गॉड, वो ही वाहिद खुदा है। ही इज़ द ओनली गॉड मतलब वही वाहिद खुदा है, वो हमारा खुदा है, वो एक है, वो वाहिद है। ही इज़ द ओनली गॉड मतलब वही हमारा वाहिद खुदा है। नन शेयर्स हिज पावर, नन शेयर्स हिज पावर, उसकी ताकत में किसी का हिस्सा नहीं है, उसकी ताकत में कोई हिस्सा नहीं रखता। नन शेयर्स हिज पावर मतलब उसकी ताकत में कोई हिस्सा नहीं रखता, उसका कोई हिस्सेदार नहीं है। अभी जो ताकत है वो इस मालिक की है, उससे खुदा की है। तो ही इज़ द ओनली गॉड, वही एक वाहिद खुदा है। नन शेयर्स हिज पावर, कोई इसी के पावर में हिस्सेदार नहीं है। तो कोई का मतलब यहाँ पे होगा मतलब सभी के लिए हम कह रहे हैं, कोई किसी का भी उसमें हिस्सा नहीं है। तो हम नन का वर्ड जो है ये इन जनरल इस्तेमाल कर रहे हैं, इन कॉमन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारा बन जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो डियर गाइस, यहाँ पे हमने तकरीबन 23 इनडेफिनेट प्रोनाउन सीखे आज, उनके दो एग्जांपल सीखे और उनके साथ दूसरे जो वर्ड्स थे जो उनसे मिलते जुलते थे उनका आपस में डिफरेंस हमने देखा, कहाँ किन किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो रहे थे। कुछ ऐसे थे नेगेटिव में हो रहे थे, कुछ पॉजिटिव में हो रहे थे, कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इस्तेमाल हो रहे थे। तो डियर गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक था ये था थर्ड पर्सन सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस पे, वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो कि एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। डियर गाइस, जिस तरह शुरू में मैंने बताया इंडेफिनेट प्रोनाउंस का मतलब है, इंडेफिनेट का मतलब नॉट डेफिनेट, नॉट क्लियर, नॉट सर्टेन, मतलब ये प्रोनाउंस वो है वो क्लियर नहीं है, मतलब किसी चीज़ के किसी शख्स के बारे में पॉइंट आउट करके क्लियर करके किसी एक चीज़ के बारे में इस्तेमाल नहीं होते। ये उमूमन आमतौर पर इन जनरल सभी के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। तो डियर गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आज का टॉपिक समझ आया होगा। और डियर गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। थैंक यू।